क्या आपने कभी सोचा है था थी इन शब्दों के लिए इंग्लिश में कभी वॉज वेयर और कभी हैड का इस्तेमाल क्यों होता है? क्या कभी आपके मन में एक सवाल आया है, जब मतलब सबका एक जैसा होता है तो फिर इन क्या फर्क? अगर हाँ, तो आज की क्लास सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो में हम पास्ट टेंस के इन तीनों कंफ्यूजिंग वर्ब डिड, वॉज वेयर और हैड को बिल्कुल आसान और साफ तरीके से समझें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक, जिसका डिड, वॉज वेयर और हैड का यूज ऑफ डिड, वॉज वेयर और हैड। अब उस सवाल की बात करते हैं जो शायद हर इंग्लिश सीखने कभी न जरूर आया होगा। क्या था, ही या थे के लिए इंग्लिश में डिड, वॉज वेयर और हैड इन तीनों का इस्तेमाल होता है? अगर हाँ, तो फिर एक ही मतलब होने तीन तीन अलग अलग वर्ब क्यों? नहीं, हम गलती तो नहीं कर रहे हैं? क्या आपने भी कभी यह कंफ्यूज महसूस किया है कि किस वाक्य में डिड लगाना है और किस में वॉज वेयर और कहाँ हैड? तो बिल्कुल चिंता की बात नहीं। आज इस सवाल में हम तीनों हेल्पिंग वर्ब के बीच का क्लियर ग्रामेटिकली फर्क समझने वाले हैं, आसान भाषा में, एकदम सटीक नियम के साथ। तो अगली बार जब भी कोई वाक्य आ थी थे में आए तो आप बिना झिझक सही वर्ब पर चुनाव करें। अब बात करते हैं वॉज और वेयर की। तो पास्ट टेंस में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले हेल्पिंग वर्ब है। इन दोनों का हिंदी में मतलब होता है था, थी या थे। लेकिन सवाल ये है कि वॉज और वेयर का सही इस्तेमाल आखिर कब और कैसे किया जाए? तो इसका जवाब है, इसका यूज हमें दो खास सिचुएशन में करते हैं। पहला यूज, जब हम किसी व्यक्ति की स्थिति अर्थात स्टेट, भावना अर्थात फीलिंग, पहचान आइडेंटिटी और स्थान के बारे में कुछ बताना हो। जब हमें किसी व्यक्ति की स्थिति, भावना, पहचान या स्थान के बारे में कुछ हो, यानी जब वाक्य में कोई एक्शन ना हो, सिर्फ किसी अवस्था या पहचान को दर्शाया जाए, तब हम वॉज और वेयर का एग्जाम्पल देखते हैं। ही वॉज टायर्ड, वह थका हुआ था। सी वॉज अ डॉक्टर, वह डॉक्टर थी। वी वेयर एट होम, हम घर पर थे। इन सभी वाक्य में कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ स्थिति की पहचान बताई जा रही। और ध्यान दें, ऐसे वाक्य में वॉज वेयर के बाद कोई भी वर्ब नहीं लग। अब आते हैं दूसरी कंडीशन, और वो है पास्ट कंटिन्यूस टेंस, यानी जब कोई काम पास्ट में किसी समय पर जारी था, तब हम वॉज और वेयर के बाद वर्ब के ईआईएनजी फॉर्म लगाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, आई वॉज कुकिंग फूड, मैं खाना बना रही थी या खाना बना रहा था। दे वेयर डांसिंग, वे नाच रहे थे। वी वेयर वॉचिंग, हम भी देख रहे थे। इन सभी वाक्य में आप देख सकते हैं कि वॉज वेयर के बाद मेन वर्ब लगा है और इसमें भी आईएनजी, क्योंकि यहाँ कोई काम पास्ट में जारी था, कंटिन्यू था। वॉज वेयर का उपयोग सिर्फ था, थी, थे के लिए नहीं होता, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि वाक्य में कोई एक्शन है या नहीं, और वाक्य का स्ट्रक्चर उसी के अनुसार तय होता है। अब हम वॉज और वेयर को एग्जाम्पल और स्ट्रक्चर के साथ अच्छे से समझते हैं, ताकि दोनों कंडीशन हमारे दिमाग में एकदम पक्की हो जाए। यूज नंबर 1, स्टेट, कोई क्रिया नहीं, सिर्फ अवस्था या पहचान। सबसे पहले वो स्थिति जब हम किसी व्यक्ति की हालत, जगह या पहचान के बारे में बात करते हैं, यानी वाक्य में कोई मेन वर्ब नहीं होता। जैसे कि ही वॉज टायर्ड, वह थका हुआ था। यहाँ कोई एक्शन नहीं हो रहा है, सिर्फ उसकी हालत बताई जा रही है कि वह थका हुआ था। वी वेयर एट होम, हम घर पर थे। इसमें सिर्फ लोकेशन बताई गई है, कोई क्रिया नहीं है। सी वॉज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर थी। वहाँ उसकी पहचान बताई जा रही। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, इस तरह के वाक्य में वॉज वेयर के बाद कभी वर्ब नहीं आता, सिर्फ नाउन एडजेक्टिव ही आते हैं। यूज नंबर 2, पास्ट कंटिन्यूस टेंस अर्थात वर्ब के साथ आईएनजी वाला। अब आते हैं दूसरी कंडीशन पर, जब कोई भी काम पास्ट में जारी था। एग्जाम्पल के तौर पर, आई वॉज कुकिंग फूड, मैं खाना बना रही थी।
यहाँ पे जो क्रिया थी वो जारी थी, इसलिए यहाँ पे वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगाया गया है। वी वेर वॉचिंग टीवी, हम टीवी देख रहे थे। दे वेर डांसिंग, वे डांस कर रहे थे। इन सभी वाक्य में वॉज वेयर के बाद मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ रही, क्योंकि यहाँ कोई क्रिया पास्ट में चल रही थी, यानी कंटिन्यूस थी। आपको एक रूल्स याद रखना है, जब भी कोई पास्ट में जारी था, जब भी कोई काम पास्ट में जारी था, तब वाक्य का स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर, वर्ब प्लस आईएनजी। तो ये दोनों स्ट्रक्चर अच्छे से पहचान सकते हैं। अगर सिर्फ अवस्था या पहचान बतानी हो तो वॉज वेयर के बाद कोई वर्ब नहीं, और अगर काम पास्ट में चल रहा हो तो वॉज वेयर प्लस वर्ब प्लस होगा। अब तक आपने समझ लिया होगा कि वॉज और वेयर का इस्तेमाल दो सिचुएशन में हो, लेकिन अब एक और सवाल आता है कि वॉज कहाँ लगाना और वेयर कहाँ लगाना, यानी किस सब्जेक्ट के साथ हम वॉज लगाएं और किस सब्जेक्ट के साथ हम वेयर। इसका रूल्स बहुत सिंपल है। वॉज का इस्तेमाल हम करें आई, ई, सी, ईट और सिंगुलर सब्जेक्ट से रमेश, गर्ल या फिर माय ब्रदर, इस टाइप का। अगर उदाहरण के तौर पर देखें तो आई वॉज हैप्पी, खुश था। सी वॉज एट होम, वह स्कूल में थी। रमेश वॉज टायर्ड, इस थका हुआ था। वही अगर वेयर का इस्तेमाल की बात करते हैं तो वेयर का इस्तेमाल कहाँ होता है? जहां पे यू, वी, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा वर्ब का इस्तेमाल होता है, यानी दो या दो से ज्यादा लोग या चीजों के लिए हम वेयर का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के तौर पर यू वेर लेट, तुम लेट थे। वी वेर फ्रेंड्स, हम दोस्त थे। माय पेरेंट्स वेर होम, मेरे माता पिता घर पर थे। इसे याद रखने का एक आसान तरीका जानिए। अगर सब्जेक्ट एक अकेला इंसान या वस्तु है तो वॉज, और सब्जेक्ट दो या दो से अधिक लोग या वस्तु है तो वेयर का इस्तेमाल होता है। बात करते हैं एक ऐसे हेल्पिंग वर्ब की जिसे अक्सर लोग कंफ्यूज करते हैं, और वो है डिड। मतलब भी होता है था, थी या थे, लेकिन डिड का इस्तेमाल होता है सिंपल पास्ट टेंस। अब सवाल यह है कि सिंपल पास्ट टेंस आखिर होता क्या है? सिंपल पास्ट टेंस का मतलब है कि कोई ऐसा काम जो पास्ट में शुरू हुआ है और पास्ट में ही खत्म हो चुका है, यानी एक सिंगल कंप्लीट एक्शन, पास्ट। अब जानिए इसका स्ट्रक्चर। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सेकंड फॉर्म अर्थ और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, आई वेंट टू द मार्केट, मैं बाजार गया था। यहाँ वेंट है गो का सेकंड फॉर्म, और यही बनाता है इसे सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य। आपको एक बात ध्यान रखना है कि जब हम डिड का इस्तेमाल अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं करते तब हम सीधे वर्ब के सेकंड फॉर्म लगाते हैं, और इसे ही पता चलता है कि कोई काम पास्ट में पूरा हो चुका है। अब तक हमने सीखा कि डिड का इस्तेमाल सिंपल पास्ट टेंस के अफर्मेटिव या सकारात्मक वाक्य में कैसे किया जाए। लेकिन अब समझते हैं कि जब हम पास्ट में काम को नकारना हो या सवाल पूछना हो, या जब सेंटेंस हो निगेटिव या इंट्रोगेटिव, तब डिड का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। हम सबसे पहले निगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करते हैं। जब हमें कहना हो मैंने ये काम नहीं किया था, स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म अर्थात वी वन अर्थात वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसका उदाहरण देखते हैं, आई डिड नॉट गो टू द मार्केट, मैं बाजार नहीं गया था। यह गो है, गो की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डिड के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है। अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर की बात करें तो जब हम सवाल पूछना हो जैसे क्या मैं बाजार गया था, तब स्ट्रक्चर क्या होता है? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसका उदाहरण देखते हैं, डिड आई गो टू द मार्केट, क्या मैं बाजार गया था। यह भी ध्यान दे गो की फर्स्ट फॉर्म ही लगा है। इन सभी चीजों में आपको एक इंपॉर्टेंट रूल समझना होगा कि डिड के बाद हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म अर्थात वर्ब का पहला फॉर्म ही लगेगा, चाहे वाक्य निगेटिव हो या इंट्रोगेटिव।
यार ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डिड खुद ही सेकंड फॉर्म होता है। जैसे डू, डिड, डन। ठीक है? तो जब डिड का इस्तेमाल एक बार हो गया हो तो वाक्य में कई बार फिर से सेकंड फॉर्म नहीं आएगा, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ही लगता है। चलिए डिड के और भी प्रैक्टिकल एग्जाम देखते हैं ताकि कॉन्सेप्ट और पक्का हो जाए। इन वाक्य में हम देखेंगे कि डिड नॉट और डिड का इस्तेमाल करके निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाए जाते हैं, और वो भी एकदम सही ग्रामर के साथ। जैसे निगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल, ही डिड नॉट कॉल मी, उसने मुझे कॉल नहीं। यह सब्जेक्ट है ही, हेल्पिंग वर्ब है डिड नॉट और मेन वर्ब कॉल, यानी कॉल क्या है फर्स्ट फॉर्म में। बिल्कुल सही स्ट्रक्चर। हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं, वी डिड नॉट वॉच मूवी, हमने फिल्म नहीं देखी थी। डिड नॉट प्लस वॉच, यहाँ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगता है, क्योंकि डिड के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट ही आता है। हम इंट्रोगेटिव एग्जांपल देखते हैं, डिड यू गो देयर, क्या तुम वहां गए थे। यहाँ सवाल पूछा जा रहा है, इसलिए डिड को सब्जेक्ट यू से पहले लगाया गया है और वर्ब गो फिर से फर्स्ट फॉर्म में है। कि इन सभी वाक्य के लास्ट में आपने सुना था, थी या थे, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात है कि इन शब्द का अंग्रेजी अनुवाद डिड प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले ही साफ हो जाता है। सिर्फ इंग्लिश में था, थी, थे बोलना जरूरी नहीं होता, अगर आप चाहे कह सकते हैं, लेकिन डिड प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से ही आप पास्ट टेंस तब कॉन्वाय हो जाता है। अब तक हमने समझा कि वॉज, वेयर और डिड का इस्तेमाल था, थी, थे के लिए कैसे होता था, लेकिन अब बात करते हैं तीसरे और बहुत इंपॉर्टेंट हेल्प, और वो है हैड। हैड का मतलब भी होता है था, थी, थे, लेकिन इसका यूज बाकी दोनों से बिल्कुल अलग सिचुएशन में होता है। यूज नंबर 1, जब हमें पास्ट में किसी चीज का पोसेशन यानी मालिकाना हक या किसी से रिलेशन अर्थात रिश्ता या कोई डिजीज बीमारी बतानी हो, तब हम हैड का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं, आई हैड अ कार, मेरे पास एक कार थी। यह कार हमारे पास थी, यानी पोजेशन दिखाया जा रहा है। आई हैड अ ब्रदर, मेरा एक भाई था। ये एक रिलेशन को शो कर रहा है, पास्ट में मेरा कोई एक भाई था। आई हैड हेडेक, मुझे सिर दर्द था, यानी उस समय बीमारी थी, डिसीज को एक्सप्रेस कर रहा है सिर दर्द। एक बात आपको समझना होगा कि प्रेजेंट पे जब हम पोजीशन लोकेशन के बारे में बात करते हैं तो हम हैव या हैज लगाते हैं, लेकिन जब यही चीज पास्ट में हो तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हैड का। अब बात करते हैं हैड के दूसरे और सबसे ज्यादा जरूरी इस्तेमाल की, और वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। अब सवाल ये है कि पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज कब होता है। एक सिंपल सा रूल्स है कि जब दो एक्शन पास्ट में हुए हो और हमें यह बताना हो कि कौन सा काम पहले हुआ है, तब हम पहले वाले एक्शन के लिए हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का स्ट्रक्चर लगाते हैं। अगर स्ट्रक्चर का देखें तो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और जो दूसरा काम बाद में होता हो वो बनता है सिंपल पास्ट टेंस वर्ब के सेकंड। आई हैड ईटन फूड बिफोर सी कम, उसके आने से पहले मैं खाना खा चुका था। यह दो एक्शन है, खाना खाना जो पहले हुआ है और उसका आना जो बाद में हुआ है, इसलिए आई हैड ईटन में हैड का थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है और सी कम में सिंपल पास्ट है का सेकंड फॉर्म। आपको एक बात हमेशा याद रखना है कि हैड के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म जो पास्ट में हुआ है और वर्ब के सेकंड फॉर्म जो काम उसके बाद हुआ, यही पास्ट परफेक्ट टेंस की असली पहचान है। तक आपने सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट टेंस को अलग अलग समझा, लेकिन अब बात करते हैं इन दोनों के अंतर यानी डिफरेंस की, क्योंकि यही एक वजह है जहां सबसे ज्यादा। पहला है सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस का मतलब होता है एक सिंगल काम जो पास्ट में हुआ है और वही खत्म हो। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के थ्रू समझ, आई एट फूड, मैंने खाना खाया। यहां बस एक एक्शन है खाना खाना जो पास्ट में हुआ है और खत्म हो गया। सेकंड है पास्ट परफेक्ट टेंस। अब पास्ट परफेक्ट थोड़ा एडवांस है, इसका इस्तेमाल तब होता है जब दो एक्शन पास्ट में हुए हो और आपको बताना हो कि पहले कौन सा हुआ है।
अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, आई हैड ईटन फूड बिफोर सी कैम। उसके आने से पहले मैं खा चुका था। यह दो एक्शन है, खाना खाना जो पहले हुआ है और उसका आना जो बाद में हुआ है। इसलिए जो काम पहले हुआ है उसमें हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है, हैड ईटन, और जो बाद में हुआ है इसमें सिंपल पास्ट अर्थात सी कैम। अब इस फर्क को हमेशा याद रखने की ट्रिक्स है, इस सिंपल पास्ट इज इक्वल टू सिर्फ एक काम हुआ है और खत्म हो, और परफेक्ट पास्ट पास्ट परफेक्ट टेंस अर्थात दो काम हुए हैं, एक पहले और एक बाद में, और जो पहले हुआ उसमें हैड के थर्ड का फॉर्म लगेगा, और बस इतना को ध्यान रखना। तक आप पास्ट परफेक्ट टेंस की परिभाषा और उसका स्ट्रक्चर सीख चुके हैं, लेकिन सीखने की सबसे अच्छा तरीका है उदाहरण के साथ सीखना। तो अब हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस की कुछ और रियल लाइफ एग्जांपल, ताकि यह टेंस हमेशा आपके दिमाग में फिट हो जाए। एग्जाम्पल नंबर 1, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच। हम हमारे पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी। हमारे पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। यह दो एक्शन है, ट्रेन का जाना जो पहले हुआ इसलिए हैड लेफ्ट का यूज किया गया है, और हमारा पहुंचना जो बाद में हो इसलिए रीच्ड का यूज किया गया है। तो जो काम पहले हुआ उसमें हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा, बाद में हुआ उसमें सिंपल पास्ट अर्थात वर्ब का सेकंड फॉर्म। अगला एग्जांपल है, सी हैड गॉन बिफोर आई अराइव्ड। मेरे आने से पहले वह जा चुकी थी। वही लॉजिक फिर से, जाने वाला काम पहले हुआ इसलिए हैड गॉन, और आने वाला काम बाद में अराइव्ड। हमेशा एक रूल याद रखना है आपको कि पहले वाले एक्शन के साथ हैड का फॉर्म और बाद के एक्शन के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म। आई हैड फिनिश्ड होमवर्क बिफोर डिनर। मैंने डिनर से पहले होमवर्क खत्म किया था। यहाँ भी दो एक्शन है, होमवर्क खत्म करना पहले हुआ था इसलिए हैड फिनिश्ड, डिनर होना बाद में हुआ इसलिए क्या लगा हुआ है, इम्पिल्ड है। तो दोस्तों अब समय आ गया है क्विक रिवीजन का, यानी पूरे टॉपिक का एक आसान सा समरी टेबल। यहाँ हम देखेंगे कि कौन सा हेल्प वर्ब किस सिचुएशन में यूज होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, और साथ ही एक एग्जाम्पल सेंटेंस। पहला, स्टेट फीलिंग दिखाने के लिए हेल्पिंग वर्ब है वॉज वेयर, स्ट्रक्चर है वॉज वेयर प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। इसके बाद एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, ही वॉज टायर्ड, वह थका हुआ था। जब हमें किसी की अवस्था या पहचान बतानी हो तो वॉज वेयर का लगाते हैं, कोई मेन वर्ब नहीं। सेकंड है पास्ट कंटिन्यूस टेंस, एंड पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब वॉज वेयर, स्ट्रक्चर है वॉज वेयर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। एग्जाम्पल है आई वॉज रीडिंग, मैं पढ़ रहा था। जब कोई काम पास्ट में चल रहा था तब वॉज वेयर के बाद वर्ब के आईएनजी फॉर्म लगता है। थर्ड है सिंपल पास्ट टेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब डीड का यूज किया जाता है, स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अर्थात वर्ब का सेकंड फॉर्म अर्थात वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज होता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया था। सिंपल पास्ट में कोई काम पास्ट में पूरा हो तब वर्ब के सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। फोर्थ वन यूज है नेगेटिव और क्वेश्चन सेंटेंस, इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज किया जाता है। स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर क्या होगा, डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, और डिड के लिए डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। नेगेटिव सेंटेंस के लिए डिड नॉट प्लस वर्ब का फॉर्म, क्वेश्चन सेंटेंस के डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। एग्जांपल देखें तो क्या होगा, डिड यू गो। यह डिड के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा, चाहे नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव। फिफ्थ वन है पास्ट पोजीशन रिलेशन या डिसीज बताने के लिए इसका यूज किया जाता है, हैड का यूज किया जाता है। स्ट्रक्चर क्या है, हैड प्लस नाउन। आई हैड अ कार, जब बात पास्ट में किसी चीज के मालिक होने की या किसी के रिश्ते या बीमारी की बात हो तब हैड का यूज किया जाता है। पास्ट परफेक्ट टेंस में लास्ट वन पास्ट परफेक्ट टेंस में इसका यूज किया जाता है, हैड का यूज है। स्ट्रक्चर देखे तो क्या होगा, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, आई हैड ईटन। तो जब दो काम साथ में हो तो बताना पहले हो तब हम पास्ट परफेक्ट यूज किया जाता है, हमेशा हैड के साथ थर्ड का वर्ब का थर्ड फॉर्म। इन सभी हेल्पिंग वर्ब का मतलब भले ही था थी थे हो, लेकिन उसका इस्तेमाल सेंटेंस की सिचुएशन और टेंस पर निर्भर करता है।
ग्रामर में मास्टरी का मतलब यही है कि आप सही जगह पर सही स्ट्रक्चर का इस्तेमाल। तो दोस्तों, हमारा पूरा रिकेप जब आपको वॉज, वेयर, डिड और हैड का फ़र्क साफ-साफ समझ में आ गया होगा, तो अगर ये क्लास आपको पसंद आई हो तो ज़रूर दोहराइए, नोट्स बनाइए, इस्तेमाल करें और अगर हाँ, अगली बार से था या थी या थे देखकर कन्फ्यूज़न मत होइए। बस स्ट्रक्चर पहचानिए और इंग्लिश कॉन्फिडेंटली बोलिए। दोस्तों, आज की क्लास में आपने एक बहुत ही ज़रूरी कन्फ्यूजिंग को हमेशा के लिए क्लियर किया होगा। अब आपको पूरी तरह से समझ आ चुका है कि डिड कहाँ यूज़ करें, वाज़ वेयर सही इस्तेमाल कब होता है और हैड का उपयोग किन सिचुएशन में करना है। लेकिन याद रखिए, सिर्फ समझ लेना काफ़ी नहीं होता। प्रैक्टिस ही वो चीज़ है जो आपके कॉन्सेप्ट को पक्का करती है। इसलिए आप इस स्ट्रक्चर को बार-बार दोहराइए, खुद से सेंटेंस बनाइए और बोलकर प्रैक्टिस करिए ताकि गलती की कोई गुंजाइश ना बचे। और अगर आपके मन में ऐसा भी डाउट हो तो बिल्कुल संकोच मत कीजिए, नीचे कमेंट्स में ज़रूर पूछिए। मैं हर सवाल के जवाब देने की कोशिश करूँगा। कैसा लगा आज का सेशन? क्या आपने कुछ नया सीखा? प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए और ग्रामर को अपना सुपर पावर बना दीजिए। अगली क्लास में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिस, कीप इम्प्रूविंग।